अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पीडीएम का कल इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज हुआ, जो कि मुतासर कुन ना था, अकॉर्डिंग टू वफाकी वुज़रा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बहुत ही मायूस कुन मुजाहरा था। लेकिन आज अलबत्ता वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने वाना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक चैलेंज दिया है। कहते हैं कि टीवी पर बराह रास्त नशर करना चाहिए है फॉरेन फंडिंग केस। वो ये चैलेंज दे रहे हैं और कहते हैं कि तमाम पार्टियों के सरबराहान के सामने ये समाअत होनी चाहिए है। तमाम जमातें जानती हैं कि फॉरेन फंडिंग क्या है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने सारी जायदाद उन्होंने कहां से बनाई और ये मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल कर कर एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और पीडीएम की जो उमूमी पूरी आप कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अवाम जानते हैं कि उनकी चोरी बचाने के लिए वो कभी भी उनका साथ नहीं देंगे। बहरहाल फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आपने ये भी देखा कि जो दरख्वास्त गुजार है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के, अकबर एस बाबर, जो कि उन्हीं के फाउंडर मेंबर हैं, आज उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि वो जो स्क्रूटनी कमेटी है उस पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। कहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी समातें कर लें, हफ्ते में 14 दिन हैं, उतने दिन भी कर लें, लेकिन इन मीटिंग से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल चीजें जिनकी तस्दीक करनी है वो उसका जवाब नहीं देते। जो 23 अकाउंट्स हैं उसको छुपाए रखा गया है। इस तरह से स्क्रूटनी नहीं हो सकती। बहरहाल ये उनके इल्जामात हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीएमएलएन भी ये कह रही है, आज एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि फालूदा निकल जाएगा अगर पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसका फैसला आ जाता है। अब ये पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तो एक तरफ बात, दूसरा आपका नैब का भी जिक्र करते चलें कि 20 साल बाद चौधरी बरादरान पर जो केसेस बनाए गए थे वो नैब ने सब बंद कर दिए हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब भी आज एहतसाब अदालत पेश हुए, हमजा शहबाज भी पेश हुए और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि कयामत भी हो जाए लेकिन नैब उल्टा भी लटक जाए तब भी एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकेगी। बहरहाल इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात करना लाजिम है कि अब वजीर आजम जो है वो चाहते हैं कि ओपन समात भी हो। अब वो चाहते हैं कि इसको बराह रास्त नशर भी किया जाए और वो ये कहते हैं कि तमाम पार्टी सरबराहान के सामने ये होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई है, ये चैलेंज किसको दिया जा रहा है? अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आईटी के वजीर हैं सिंध के तैमूर तालपुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असेंबली। तैमूर तालपुर साहब, जरा सवाल पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि वजीर आजम किसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये ओपन समात होनी चाहिए फॉरेन फंडिंग की? क्या ये इशारा ऑपोजिशन जमातों की तरफ है या इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो खान साहब को पता होगा कि हमें चैलेंज कर रहे हैं या किसी और को चैलेंज कर रहे हैं, पर बात यह कि चैलेंज में फंसे भी वो खुद हैं। सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स चल रहे हैं इनके। इतने सालों से ये कोर्ट्स के थ्रू डिले कराते आ रहे हैं इस मसले को। हालांकि अब तो हर चीज खुल चुकी है। पहले इन लोगों ने डिनाई किया था कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, अब इन्होंने मानना शुरू किया है कि हाँ फॉरेन फंडिंग है। अब ये तरीकेकार निकाल रहे हैं उसको छुपाने के। पर मजा थोड़े अरसे में आने वाला है जब ये हमें पता चलेगा और पूरी आवाम दिखेगी कि इस पार्टी ने फंडिंग जो है हमारे मुल्क दुश्मनों से ली है और मुल्क दुश्मन अनासरों से ली है। अच्छा। इनके पास जो पेमेंट्स हैं वो इंडिया से इनको रिसीव हुई हैं, इनके पास जो पेमेंट्स हैं इनको इजराइल से हुई हैं। तो आप ये सिर्फ सोचें एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आपको अगर कोई दुश्मन मुल्क पैसे देगा तो आप क्यों लेंगे, पहली बात। दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं उसका मकसद क्या है? वो स्टेबिलिटी तो नहीं चाहेंगे इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो डिस्टेबलाइज ही करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आज आप देख रही हैं जो महंगाई है, जो करप्शन है, जो इदारों का आज हाल हो गया है। यहाँ पे आम एक आदमी को 2 वक्त का खाना मिलना तो बहुत तैमूर बड़ी तालपुर बात साहब, देखिए ये जो इल्जाम आप लोग सब आयद कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज भी किया, तो ये इसके सबूत आप लोगों के पास है या अकबर एस बाबर के जो दरख्वास्त गुजार हैं इस पिटिशन के, उनके इस फॉरेन फंडिंग के वर्ड को यूज करके आप ये समझते हैं कि इजराइल से और भारत से पैसे लिए जा रहे हैं?
हमारा इतना जोर क्यों है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? हम क्यों सारे काम काज छोड़ के और जाके धरने दे रहे हैं? इसीलिए ताकि वो हर चीज पब्लिक करें। अच्छा। जो इनके 23 इलीगल अकाउंट्स है, हमें बताएं, उन अकाउंट्स की डिटेल्स हमें बताएं। अवाम को पता चलना चाहिए कि कहां कहां से कौन कौन से लोगों ने पैसे दिए, कितने अमाउंट्स में पैसे दिए। तो जरा दाल पूरी साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा अच्छा। कितनी काली है और या दाल ही काली। हाँ, अच्छा, सही। जरा नदीम कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं कि वजीर आजम ने तो आज चैलेंज दिया है कि इसके बराह रास्त नशर भी होना चाहिए, इसकी समात के वक्त जो है वो तमाम पार्टीज के जो सरबराहान हैं उन्हें भी सामने बैठना होना चाहिए, वो चैलेंज करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, हुकूमत भी आपकी है, तो ये चैलेंज फिर आप इलेक्शन कमीशन को यकीनन दे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ही करनी है सारे फैसले, उन्होंने ये कार्रवाई भी करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन आदि फॉरेन फंडिंग केस पिछले 7 साल से उसका प्रोसेस चल रहा है, जिसमें से मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा हैरान होता हूं उस वक्त कि जब ये लोग 7 साल का जिक्र करते हैं, इसमें 5 साल तो यहाँ पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही। जहां तक इमरान खान साहब के चैलेंज की बात है, तो मैं इससे बड़ी वाज़ेह बात क्या हो सकती है? अभी मेरे दोस्त तालपुर साहब फरमा रहे थे जी इसराइल से पैसे आए, इंडिया से पैसे आए। इस बात का जवाब दें कि वाज़ेह तौर पर बताएं ना, ये चैलेंज वो किसको दे रहे हैं? अपने ही इदारे को, अपने ही मातहत इदारे को दे रहे हैं? जी देखें, चैलेंज उन तमाम लोगों को जिनको ये बड़ा दावा है अपनी पारसाई का, और जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कतन कोई और इल्जाम सबूत के साथ नहीं मिला। जुबान चलाना, लफ्जों के नश्तर चलाना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल चीजों को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अब उन्होंने सोचा कि चलो जी फॉरेन फंडिंग केस को इशू बनाकर एक तरफ ये कहते हैं कि जी हमारे पास बड़े वाज़ेह सबूत हैं, दूसरी तरफ ये इस जदीद दौर में उन इदारों के बाहर एजिटेट कर रहे हैं जो इदारे इंडिपेंडेंट हैं। अगर फैसले तो इंडिपेंडेंट इदारे को वो चैलेंज कर रहे होंगे ना कि जाहिर है वही तो समात करेंगे, वही तो सबको बुलाएंगे। इससे लेकिन आदिया इससे अच्छी बात कोई हो सकती है? मैं कहता हूं उन्होंने चैलेंज किया है, मुझे इसकी लीगल मामला का नहीं पता कि कानूनी तौर पे गुंजाइश है ओपन हियरिंग की या नहीं है, बट उन्होंने चैलेंज किया है। मैं समझता हूं अपोजिशन की लीडरशिप को चाहिए वो इस चैलेंज को कबूल करे। अरे फिर वही आप अपोजिशन की लीडरशिप को कह रहे हैं। मेरे भाई पहले ये बता दीजिए किसको चैलेंज दे रहे हैं? समात किसने करनी है? इलेक्शन कमीशन ने करनी है ना जी। बिल्कुल तो इसमें ऑपोजिशन को इनवाइट कर लेंगे ना फिर इलेक्शन कमीशन। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये चैलेंज कबूल करे। आपने अभी ये क्वेश्चन किया कि जी अभी तालपुर साहब से कि जी आपके पास कोई सबूत है या सिर्फ आप अकबर एस बाबर साहब की पिटीशन के पीछे खड़े हुए हैं? आप चाहते हैं उसके पीछे छुपकर अपनी उन तमाम स्कैंडल्स को जो कौम आपसे 40 साल का हिसाब पूछती है आप उसे छुपा ले? उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का। ठीक है, चीमा साहब से मैं ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं क्योंकि फिर ब्रेक का वक्त आ जाएगा। चीमा साहब, चैलेंज तो दे दिया है, कम से कम आपकी जो कल की सारी पीडीएम की वो एहतजाज था उसमें तो आप लोगों ने याददाश्त भी जमा करानी थी इलेक्शन कमीशन में, आप लोगों ने तो वो तक ना कराई। एक्चुअल देखा जाए तो अकबर एस बाबर आज खड़े हुए थे, वो तो मतलब लाइक ही इज रियली वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो उन्होंने ये दरख्वास्त भी दायर की। आप लोगों का फिर मकसद क्या था? जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं या जो वजीर आजम कह रहे हैं, जो वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट मिलता नहीं है तो कहा चलो इसी पर शोर शराबा कर लेते हैं। देखिए, वजीर आजम साहब ने जो चैलेंज दिया है, जो उन्होंने बड़क मारी है, मैं समझता हूँ वो चोर मचाए शोर वाली बात है। देखें, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से चंद रुकात जो हैं वो बहुत काबिल जिक्र हैं। पहला नुक्ता ये है कि इनके पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से काले करतूत हैं उनको बेनकाब करने का आगाज़ हमने नहीं किया, उस शख्स ने किया जो घर का बेदी है, जो इनका ही साथी था, फाउंडर मेंबर पीटीआई का अकबर एस बाबर, उसी ने आगाज़ किया। उसी ने बताया कि ये हमारे चेयरमैन साहब करते रहे हैं, ये उनकी हरकतें हैं, ये कारकर्दगी है, ये करतूत हैं और ये है फॉरेन फंडिंग। सारे सबूत तो वो लेके आए। दूसरा नुक्ता जो है वो ये है कि बेशुमार दफा यानी 20 दफा से ज्यादा इन्होंने कोशिश की, इमरान खान साहब ने 2 दर्जन से ज्यादा बल्कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर, कभी किसी स्टे ऑर्डर की बुनियाद पर, कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी जगह, कि जी किसी तरह से ये केस जो है इसकी समाअत ना होने पाए और इसको तूल दिया जाए। अगर देखें दामन साफ हो तो इनको इतना तूल देने की क्या जरूरत थी? आज तो चैलेंज दे दिया ना, दामन साफ है तभी तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं चैलेंज दे रहे हैं। ये तो हम देखें बार बार हमारे कहने हमने कहा देखें। और तीसरी बात जो है, इन्होंने ये कहा बार बार, इनके वकला के कहते रहे
कि इसको सीक्रेटली इसकी हियरिंग होनी चाहिए, इसको क्लोज डोर में होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। आज चलें ये किस तरफ आए हैं, तब्दीली आ गई ना। बिल्कुल मैं खैर मकदम करता हूं और मैं बिल्कुल समझता हूं कि जो ओपन होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। और एक आखिरी बात देखें नादिया, बात ये है कि अगर इन्होंने बाहर से फंडिंग ली है, अगर तो ये कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बसते हैं तो वो और बात है, लेकिन देखें ये बहुत बड़ी एक बात है, बड़ी संगीन बात है कि अगर यह है कि वो लोग, वो लॉबीज, वो ममालिक इनको स्पॉन्सर करते रहे हैं, फंडिंग देते रहे हैं, जो पाकिस्तान के बदखा हैं, जो दुश्मन है, अगर हिंदुस्तान और इसराइल से इनको फंडिंग आती रही है तो किस कदर बदकिस्मती की बात है। अगर बीजेपी का एक रुकन जो है, जी कल मरियम नवाज साहिबा ने ये दो नाम भी लिए थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जो है इस केस का फैसला हो, समाते भी हो, फैसला भी हो। पाकिस्तान दुश्मन अगर इनको स्पॉन्सर करते हैं तो उनका आखिर क्या मकसद है, क्या मोटिव है? अब इसमें एक सवाल और बनता है, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। जरा ब्रेक से वापस आकर हम इस पर जरूर बात करेंगे कि सियासत का महवर हमारे यहाँ या इजराइल और भारत है या फिर दूसरी तरफ नैब के हवाले से है कि जिसमें जब किसी के ऊपर रेफरेंस दायर किया जाती है तो फिर वो चोर और डाकू बन जाता है। लेकिन आज आपने देखा कि चौधरी बरादरान के 20 साल पुराने केसेस जो हैं वो खुद नैब ने कार्रवाइयां तमाम बंद कर दी हैं। तो सियासत क्या इसी तरह से रहेगी या वाकई जिस तरह से सियासत होनी चाहिए अब उसको होना होगा? एक ब्रेक के बाद जरा वापस हाजिर होते हैं और इसी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, नैब के हवाले से बात करेंगे तैमूर तालपुर साहब से, डॉक्टर निसार चीमा साहब से और नदीम कुरैशी साहब से। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस हो या जिस तरह मैंने कहा कि सियासत में ये इल्जामात जो हैं वो आप लोगों की जमात पर, नून लीग के ऊपर पीटीआई लगाती है। अब आप लोग भी पीटीआई पर इजराइल और भारत की लॉबी का साथ देने का, फंडिंग लेने का कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सियासत में ये अब खत्म हो जाना चाहिए? बिकॉज देखें, अगर सबूत हैं आप लोगों के पास और आप वसूख से वो सबूत भी पेश कर सकते हैं तो फिर तो बात बनती है, और नहीं कर सकते तो फिर महज सियासत के लिए फिर वही वाली बात है जिस तरह आप लोग ये कंप्लेन करते हैं कि गद्दारी की सर्टिफिकेट्स बांटना बंद करें। देखिए नादिया जी, सबसे पहली बात तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है। अब या चिट्ठा खुलना चाहिए हमारा, अगर हम गलत हैं, अगर हमने फॉरेन फंडिंग ली है, क्योंकि हमने कैटेगोरिकली डिनाई किया। हम चैलेंज करते हैं, कोई बता दे कभी पीपल्स पार्टी किसी अकाउंट में भी फॉरेन फंडिंग आई हो किसी भी हिसाब से। तो वो तो मांगे ना 5 साल की स्क्रूटनी। आज वो कहा ना उन्होंने, फरूख हबीब साहब ने, कि 5 साल की आप लोगों ने रसीदें देनी होंगी, आपने भी, पीएमएलएन ने भी। हम चैलेंज करते हैं इनको। सारा सरकार इनके हाथ में, स्टेट बैंक इनके हाथ में, नैब इनके हाथ में, सारे इदारे इनके हाथ में। तो ये क्यों 5 साल की? इनको तो एक फोन कॉल पर हर चीज की इन्फो मिलनी चाहिए ना। हम पर तो झूठी रेफरेंसेस, झूठे केसेस इस तरह से चल रहे हैं जैसे कोई मजाक, कोई इंडियन फिल्म चल रही हो यहाँ पर। तो ये जब इतना कुछ कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ इनको एक जो है सूद जितना भी अगर कोई चीज मिलती है, तो ये अभी तक हमें अरेस्ट करके सारों को अंदर नहीं डाल के बैठे होते, जो कि अभी तक पॉलिसीज चल रही हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब जैसे इदारे को कह दिया कि ये वन साइडेड चल रहा है। ये एक कठपुतली इदारा है जो कठपुतली हुकूमत की सपोर्ट कर रहा है। नैब गर्दी इनकी कब खत्म होगी? जिस तरह से इन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर कल रेफरेंस डाली है एक झूठी। 4 दिन पहले शेख रशीद ने, शीदा टली ने बैठ के एक चैनल पे कहा था कि हमें सिर्फ एक ही हर्डल है, वो मुराद अली शाह है, वो हमें बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। तो उसके चौथे दिन नैब आके और एक झूठी रेफरेंस डाल देती। इस तरह से नहीं चलता। सियासत अपनी जगह पर बिल्कुल चलती है, पर हर चीज का तरीकेकार होता है। अब बात सियासत की नहीं है, अब बात है लोगों की 4 वक्त के 2 वक्त का खाना खाने की, दवाओं की अफोर्डेबिलिटी की, बिजली की। अच्छा, ये जो तासुर है जो आज मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी भी सोशल मीडिया पर भी ये कह रही है, वो क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पॉलिसी वाइज अगर कोई बहुत बड़ा टफ टाइम दे रहा है तो वो सीएम मुराद अली शाह हैं। और पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही है, नदीम कुरैशी साहब, कि इसके एंड 4 दिन बाद जो है वो नैब रेफरेंस दायर करता है। ये उनका इल्जाम है कि नैब को इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी दूसरा इसमें जरा ऐड कर लीजिएगा कुरैशी साहब कि 20 साल बाद, जिसको आप ही के लीडर वजीर आजम पाकिस्तान डाकू कहा करते थे, आज नैब ने वो तमाम केसेस बंद कर दिए। तो अब आपको कम से कम ये जरूर समझ में आता होगा कि सियासत में ये चोर और डाकू की इस्तिलाह खत्म हो जानी चाहिए अनलेस प्रोवन।
देखें नादिया, अब आप कोशिश कीजिएगा मुझे 2 मिनट जरूर दें बात आप करने 4 की। लीजिए। अब सुने पहली बात मुराद अली शाह की कर लेते हैं। मुराद अली शाह साहब के खिलाफ कोई केस नैब ने खुद नहीं बनाया। अच्छा, स्टेट, अब आम आदमी को नहीं पता इस बात का, स्टेट बैंक के अंदर एक इदारा FMU फॉरेन मॉनिटरिंग यूनिट चल रहा होता है। जब किसी भी शख्स के अकाउंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, से मेरी सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है और अचानक मेरी ट्रांजैक्शंस बिलियंस में चली जाती हैं, वो यूनिट आज खुद ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है उन इदारों को जिनके तहत ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। यही केस सलीम मांडवी वाला का है, यही केस मुराद अली शाह का है कि जब इनके पर्सनल अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शंस एक खास हद से बहुत ज्यादा तजावुज़ कर हद जाए। तक बढ़ी हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना जी, मेरी सुने बात, तो आप इसको चेक कर ले, इस बात को चेक कर ले कि ये केस नैब का बनाया हुआ नहीं है, ये पाकिस्तान खुदकार निजाम है। मैं भी चेक हो सकता हूं, आप भी चेक हो सकती हैं, और गवर्नमेंट के लोग जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं वो भी चेक हो सकते हैं। इसी तरह से कई रेफरेंसेस पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप के खिलाफ नैब ने खत्म किए जिनमें एविडेंसेस नहीं थी। अगर परवेज इलाही साहब के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद थे तो यहां 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, 5 साल यहां PMLN की गवर्नमेंट रही, तो इन्होंने अपने दौर में जो चुके नैब के चेयरमैन की तैनाती कमरुज़्ज़मान की भी इन्होंने की थी, जस्टिस जावेद इकबाल की भी इन्होंने की थी। तो परवेज इलाही साहब अगर इतने बड़े डाकू थे तो उनको चाहिए था उनके खिलाफ अपने दौर में केस प्रूव करवाते। डाकू तो इमरान खान साहब कहते थे ना उन्हें, मेरे भाई। सुन लेना ना, मेरी सुने पहले, मेरी सुने आप पहले। हम- नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूं कि मैं आप आपकी- लोग जो चोर डाकू की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक कोई वाकई चोर डाकू ना प्रूव हो जाए, जब तक आप कहना छोड़ दें और बाद में फिर माफी मांगनी पड़ती है। मैं आपकी सियासी बात का सियासी जवाब दूंगा। ये सियासी और बात नहीं है मेरे भाई, जिनके this is खिलाफ fact। जिनके देखिए सुने, जिनके खिलाफ JITs ने ये फैसले दिए कि इन्होंने अरबों रुपए के कमीशंस लिए, वो अपने आप को चोर नहीं मानते। इस मुल्क में तो समझ ही नहीं आता कि लोगों पे क्रिमिनल केसेस बनते हैं, वो कोर्ट्स के बाद विक्ट्री के निशान बनाकर इदारों का मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। जो लोग अपोजिशन लीडर जिनको प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली बुलाया जाता है, वो इदारों को वहां थ्रेट कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं हमें हक का साथ देना चाहिए। जो चोरी करेगा वो चोर कहलाएगा, जो डाका डालेगा वो डाका कहलाएगा। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदालत किसी शख्स को सिसिलियन माफिया चौधरी बरादरान चोर नहीं है ना, चौधरी बरादरान चोर नहीं है ना, देखें नहीं है, हाँ या ना, तो फिर आप वही कह रहा हूं ना, नहीं है तो मैं भी तो यही कह रही हूं कुरैशी साहब, तो फिर मैं आपको उनको वही अर्ज तब कर तक रहा हूं, डाकू अगर उनके क्यों कहा खिलाफ- था? माफी अगर- मांगनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, यहां इस मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रहते हैं। ये जो दोनों आबाद मेरे बैठे हैं, ये कल जाएं उस फैसले को चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। निसार चीमा साहब, देखिए इजराइल भारत की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है और जिस तरह से चोर डाकू की भी, आपको नहीं लगता कि नैब की क्रेडिबिलिटी पे एक और सवालिया निशान है कि 20 साल से जिस तरह से आप चौधरी बरादरान के खिलाफ केसेस दीगर केसेस थे एंड देन यू क्लोज देम कि कोई एविडेंस नहीं मिला, तो क्या आप तमाम जमातों को नैब के कवानीन के हवाले से, इस इदारे के हवाले से नहीं सोचना चाहिए? देखिए नादिया, आपने जो बात की वो सियासी बात नहीं थी, आपने बड़ी एक असूली बात की कि जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित नहीं हो जाता कि फलां करप्ट है, फलां उसने जुर्म किया है, उस वक्त तक उसको मुजरिम नहीं, उस वक्त तक वो मुलज़मी रहेगा और मुलज़मी गर्दाना जाएगा। उसको उस वक्त तक ये है कि आप उसको शक का फ़ायदा दे सकते हैं जब तक कि किसी अदालत में उसको ये है कि मुजरिम साबित ना कर दिया जाए। अब यह है कि जो आपने चौधरी बरादरान के बारे में कहा, हमने तो कभी उनको चोर और डाकू नहीं कहा। देखें, बात यह है कि अगर यह है कि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ तो बड़ा अच्छा है। यह है कि अगर यह है कि वो बेगुनाह पाए गए हैं तो बिल्कुल बड़ा अच्छा है, ये कि उनको बरी होना चाहिए। बात यह है कि देखें, एक असूल ये है, देखें एक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है कि 99 अगर गुनाहगार छूट जाएं तो इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना यह है कि एक बेगुनाह को सजा दी जाए। देखें, बात यह है, ये जो है नैब जो कुछ कर रहा है कि अपोजिशन के साथ एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ इनका गठजोड़ है। और ये देखे ना, ये बात हो रही थी कि वो फरमा रहे थे कुरैशी साहब कि जी वो जो है नैब ने नहीं बनाया, वो तो फलां वो जो स्टेट बैंक का वो जो है अंदर एक इदारा है वो करता रहता है। तो ये फरमाए कि वो जो है ये शेख रशीद को भी इल्हाम हुआ, उसका ताल्लुक है स्टेट बैंक से? क्या स्टेट बैंक का उसके साथ क्या ताल्लुक है ये, और हुकूमत का क्या ताल्लुक है? और ये हुकूमत का जो तर्जुमान बना बैठा है, इसको कैसे पता चला?
यानी ये उसने किस तरह ये कि चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम लेके ये बात की और उसके फौरन बाद ये किस तरह का रेफरेंस दायर किया गया। बात ये है, देखें, गुजारिश ये है कि किसको अब ये कबूल है, और ये रैब का इदारा जो है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि ये इदारा जो है इसने अपनी साख जो है, एक गैर जानबदारी वाली साख जो है उसको तबाह करके रख दी है, उस इमेज को तबाह कर दिया है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी क्या साख रह गई है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या एतबार है, क्या लोगों को इस पे एतमाद है? कोई एतमाद नहीं है। तो बात ये है, मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग जरूर, मतलब जाहिर है इदारे के खिलाफ आप कह सकते हैं, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उस पर इल्जाम आयद करते हैं। मेरी तो सिर्फ ये गुजारिश थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कम से कम चोर डाकू जब तक कहना छोड़ दें, बिल्कुल आप सही कहती हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं, जब तक जो है कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना हो जाए, क्योंकि इससे सियासतदानों की साख मुतासर हो रही है। दूसरी चीज जो है, और बिल्कुल उसी तरह इजराइल और भारत का जो हम इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उसके लिए भी चीमा साहब मेरी गुजारिश है कि या तो आपके पास सबूत हो, वरना आप ना कहें ना। मुझे इसका नादिया मुझे जवाब देने दें। मुझे ये फरमा दें कि ये कौन यहाँ नारे लगाता रहा, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। मोदी जो ये है कि अगर उसका आना जो है वो गद्दारी बन जाता है, वो मेजबानों के लिए अंदाजा करें तो मोदी की ख्वाहिश का इजहार करना, उसकी जीत की ख्वाहिश का इजहार करना, वो क्या है? उबल वतनी है क्या? ये है कि देखें, गुजारिश ये है कि अब बीजेपी के किसी रुकन से पैसे लेना जो है वो हुबल वतनी है। मुझे ये क्या आप प्रूफ कर सकेंगे? क्या आप लोग ये प्रूफ कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन में? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो देखे साबित है ना, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसका कि इजराइल के किसी एक शख्स ने, वहां के सिटीजन ने, और ये है कि हिंदुस्तान के बीजेपी के रुकन ने इनको पैसे भेजे। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ओके, मैं इसी पर एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जरा बात कर लेते हैं पीडीएम के हवाले से भी कि कल याददाश्त क्यों नहीं जमा कराई। अगर ये तमाम तर बातें, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने 2 नाम भी लिए, आज अकबर एस बाबर साहब ने भी कहा कि इतनी फंडिंग के लिए जाते हैं लंदन जनाब इमरान खान साहब, लेकिन वहां के किसी अकाउंट की कोई डिटेल नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डेनमार्क से जो पैसे आते हैं उसकी कोई डिटेल नहीं है। तो ये वो बातें हैं जिस पर उन्होंने कहा है कि हमें स्क्रूटनी कमेटी जो है इलेक्शन कमीशन की, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी तैमूर तालपुर साहब, आखिरी सेगमेंट में चाहूंगी जरा पीडीएम पर थोड़ा कमेंट कर दें। आपके चेयरमैन जरा आजकल कम पीडीएम में नजर आते हैं, बयान जरूर देते हैं, नजर कम आते हैं, हाजिरी नहीं लगाते। ये अब बस आप लोगों को एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए है इससे, और बस ये शोर शराबा चलता रहेगा टिल सेनेट इलेक्शन, उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट एट ऑल नादिया जी, नॉट एट ऑल। जितना सीरियसली पीडीएम को चेयरमैन बिलावल ने लिया हुआ है वो हमें पता है, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। जो आपने बात की इलेक्शन वाले कल प्रोग्राम में ना होने, उसका जरा सा आपको बहुत शॉर्टली डिटेल बता दूं। हमारे एमपीए हैं मरहूम अली मर्दान शाह साहब, उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ पर जब उमरकोट आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो तभी उन्होंने वादा किया था कि उनकी पहली बरसी पे मैं जरूर आऊंगा, जो कि कल थी, जिसकी वजह से वो अपने पार्टी कारकुनान के साथ हमारे साथ उमरकोट में थे। और इस वजह से उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सारे वहां पर गए थे, तो हमने कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़ी। हमारे वर्कर जाले बाकायदगी से उसमें थे, हर जगह पर हर लीडर नहीं पहुंच सकता, पर हम डिस्ट्रीब्यूट करके काम उठाते हैं। Okay, so it's not fizzling out. PDM is not fizzling out. It's becoming stronger and stronger. The bond, especially the bond between Chairman Bilawal and Maryam Nawaz is becoming very strong. पहले शायद कोई फुकदान था एक दूसरे की लीडरशिप पे भरोसे का, हो सकता है पीपल्स पार्टी नून लीग पे या नून लीग पीपल्स पार्टी पे भरोसा ना करती हो, पर अब जो मैंने अंडरस्टैंडिंग देखी है और जो एक ट्रस्ट लेवल देखा है दोनों नौजवान लीडर्स में बहुत बढ़ रहा है। और आप देखिएगा कमिंग इलेक्शंस भी होंगी, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म उसमें बहुत एक्टिव होगा और इलेक्टोरल अलायंस हमारी 101% होगी और बहुत ही एक डिफरेंट सिनेरियो बनने वाला है पॉलिटिकली पीडीएम के जहां तक लिहाज से आपने बात की। अच्छा, तो नदीम कुरैशी साहब, पीडीएम को जितना भी आप फेलियर करार दें, ये तो कहते हैं उसी शद्दो मत से है, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है। क्या कहेंगे? लेकिन नादिया 1 मिनट लूंगा नैब के हवाले से। आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में जब बैठकर इदारों को मिलाइन कर रहे होते हैं, हमें उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी बात करनी चाहिए। आज तक नैब के उस ऑफिसर की मौत मौमा बनी हुई है जो रेंटल पावर केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था।
आज पाकिस्तान के किसी इदारे ने अगर 400 अरब रुपया करप्शन का रिकवर किया, वो नैब है। मैं जस्टिस जावेद इकबाल को अप्रिशिएट करूंगा एज ए चेयरमैन नैब के, उन्होंने इस तमाम तर प्रेशर में, तमाम तर तनकीद के बावजूद बड़ी परफॉर्म करने की कोशिश की है। यहां जो शख्स उठता है वो नैब को मलाइन करता है। नैब का आज भी कन्विक्शन रेट 65% से ज्यादा है। Great. 1 रुपए के अगेंस्ट 18 रुपए रिकवर करके ये इदारा पाकिस्तान के लोगों को दे रहा है। करप्शन की व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान नहीं होता। मैं समझता हूं वो ऑफिसर्स जो पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, उनको हमें इतना मेलाइन करना, उनको इतना टारगेट नहीं करना चाहिए कि इनकी मर्जी के डिसीजंस आ जाएं तो ये उसको मान लें, और इनकी मर्जी के खिलाफ आए तो इदारों को, कोई पर्सन बुरा, मैं बुरा हो सकता हूं, कोई आम शख्स को बुरा हो सकता है, परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इदारों का टारगेट पाकिस्तान की बेहतरी और सलामती है। मैं आज भी इस बात पे कायल हूं कि जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा। जहां तक पीडीएम की बात है, देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। आज पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बड़ा क्वेश्चन कर रहा है इस बात पर कि हमें ये थर्ड जनरेशन जो गुलामी मिल रही है, कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब से शुरू होकर बिलावल भुट्टो तक और नवाज शरीफ साहब से शुरू होकर मरियम नवाज तक, क्या इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम में कोई नई लीडरशिप नहीं है? मैं आज भी समझता हूं ये मफादात का टकराव था, मफादात का इज्तिमा है। मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर आसिफ जरदारी की वो स्टेटमेंट मैं हर जगह दोहरा रहा हूं जो 4 साल पहले उन्होंने टीवी चैनल को दी थी कि नौज बिल्ला मुझे खुदा भी कहेगा मैं नवाज शरीफ की बात का एतबार नहीं करूंगा। यह हिस्सा है रिकॉर्ड का। पाकिस्तान की 72 ईयर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी शख्स ने अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा। इसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि ये नौजवान लीडरशिप, मतलब अगर 50 साल का शख्स ही नौजवान है और यहां अगर आपने नौजवानों को चक्कर देने के लिए लोगों को बुजुर्ग बनाकर भी नौजवानी से उनसे फैसले करवाने हैं, तो फिर ये आपका अपना, मैं आज भी समझता हूं इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, देखें इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, जरा पहले अपनी परफॉर्मेंस बताएं ना, क्या कर रहे हैं? इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। उनके टारगेट पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। वो अपनी औलाद को प्रमोट करने के लिए, मेरे लिए बड़ी खबर है यार कि कैप्टन सफदर का भाई भी एमएनए है। मतलब इनके 27 एमएनएस वो हैं जिनकी पूरी फैमिली अराकीन असेंबली बनी हुई है। तो इस तरह तो इमरान खान साहब के कजन जो है वो भी हुए, दोस्त भी हैं, तो ऐसे ना कहें ना, ऐसे ना कहें। लेट्स पुट द पैरेलल्स राइट। आप करें, आप इसमें करें, मैं एक प्रोग्राम रख लें कि किसने इस मुल्क को मरूसी सियासत के शिकंजे में जकड़ा। हम तो परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। परफॉर्मेंस देखी जा रही है ना इस वक्त, और वो तो खुद कमर कसने को कहा है वजीर आजम ने सारे वज़रा को कि परफॉर्मेंस तो अब दिखानी होगी। बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब जरा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। चीमा साहब, नैब के हवाले से खबरदार, जो आप लोगों ने टारगेट किया वो अलग बात है कि ऑपोजिशन के ही वो लोग निकल रहे हैं जो इंतहाई करप्ट हैं। मुझे नादिया ये फरमाएं, हमने टारगेट क्या करना है, हमने मिलान क्यों करना है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अल्फाज हैं कि ये वो इदारा है जिसने अपनी गैर जानबदारी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया है। ये वो इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ इसके हेड हैं। अच्छा, इनको कंप्लीट करने दीजिए। चीमा साहब को बोलने दीजिए, नदीम कुरैशी साहब। पाकिस्तान इसके हेड हैं। आप देखें कुरैशी साहब, आप बेबुनियाद बातें करते रहे, मैं बीच में दखल मैंने नहीं दिया। अब मेरी सच्ची बातें तो सुन ले, मैं आपकी गलत बात मैंने बेबुनियाद बात नहीं की, मेरे पास प्रूफ है। गुजारिश ये है, नाना कुरैशी साहब उन्हें बोलने दीजिए, वो बीच में नहीं बोले। लेट्स हिम कंप्लीट। गुजारिश ये है कि ये मिलाइन हम नहीं करते, ना हमें करने की जरूरत है। उसका किरदार अपना बोल रहा है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हालत है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बारे में। आप ये कह सकते हैं, आप में जरूरत है आप कहें कि जी आप मिलान क्यों कर रहे हैं इदारे को? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज है, मेरे नहीं है, ना अपोजिशन के हैं। दूसरी बात जो है, आपने फरमाया कि जरदारी साहब ने ये कहा कि मैं कभी नवाज शरीफ के साथ, मुझे ये है कि मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगा, या आपने कहा कि ये सियासी रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुजूर, ये सियासी रिकॉर्ड का ये भी हिस्सा है कि एक साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो इसको चुपड़ासी भी ना रखूं। शेख रशीद साहब के बारे में कहा। जी हाँ, आज खैर से शेख रशीद साहब जो है वो पहले वजीर रेलवे थे, आज वजीर दाखिला है। खैर से ये उन्होंने एमक्यूएम के बारे में क्या कहा, उन्होंने काफ लीग के बारे में क्या कहा, उसकी क़यादत के बारे में क्या कहा कि ये सबसे बड़े चोर और डाकू है। क्या उन्होंने आजाद मुंतखब होने वाले अरकान के बारे में उन्होंने वो क्या कहते रहे? ये सारे रिकॉर्ड के हिस्से हैं, सियासी रिकॉर्ड के। आप इन बातों में ना जाएं, यू टर्न के तो आप बादशाह हैं। और मुझे ये भी खतरा है, मैं नादिया ये बता दूं, आपके प्रोग्राम में मुझे ये खतरा है जो आज उन्होंने कहा है ना कि जी मैं चैलेंज करता हूं कि ओपन हियरिंग होनी चाहिए फॉरेन फंडिंग केस की, मुझे खतरा है कि इस पे भी वो यू टर्न ले जाएंगे। अच्छा, अब मैं आखिरी जुमला आप लोगों से लेना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि यू टर्न जो है इसमें ले जाएंगे। चीमा साहब ये कहते हैं, तैमूर तालपुर साहब, डू यू रियली सी
एन एंडिंग ऑफ दिस फॉरेन फंडिंग केस, या ये भी चलता रहेगा? ये लिंगर ऑन होता रहेगा और होता रहेगा जब तक पावर है इमरान नियाजी के पास, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पूरी पार्टी, उसकी हुकूमत डिस्क्वालीफाई होने वाली है इस नेशनल असेंबली से। इसलिए ये रोज बातें करेगा, रोज यूटर्न बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप ये कि पूरी पार्टी नाअहल हो जाएगी। सामने है, जिस दिन इससे वो लोग हाथ हटा देंगे उस दिन ये केसेस खुलेंगे, और उस दिन आप समझ जाइएगा कि अब टाइम जो है पीटीआई का खत्म हो चुका है। अच्छा, जिस दिन केसेस जो बात अच्छा, आप ये समझते हैं, सियासत ठीक है, ठीक है, हो सकता है पहले मारूसी सियासत से कुछ किसी को नाराजगी हो, पर जो मुल्क का खाना खराब पीटीआई ने किया है उसके बाद यही मारूसी सियासत लोग कहते हैं कि बहुत बेहतर है आपकी इस खाना खराब सियासत से। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर इसका दीजिएगा। 7 साल से तो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस लिंगर ऑन कर रहा है। आपके ख्याल में कब तक आपको लगता है कि वाकई ये वाइंड अप हो जाएगा? क्योंकि आज तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है ना। कतन 7 साल से पीटीआई ने इस केस को लिंगर ऑन नहीं किया। 5 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं थी पाकिस्तान में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। ओहो भाई, कोर्ट के अंदर पीटीआई के वकील जाके कह रहे थे ना कि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, राजदारी में होना चाहिए। ऐसी बात ना करें ना, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। आप लोग बात, मैं आप हकाइक देखिए, मैं आपकी बात, मेरी मर्जी नहीं है मैं आपकी बात को अपने मुंह में डालूं, मैंने अपनी बात करनी है। आपके वकील जाकर कह रहे थे मेरी बात नहीं है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। साहब ने सुने ना बात, चीमा साहब ने कहा कि इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान, पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल लीडर ने हदीस और खुदा को नहीं मिलाया। आसिफ जरदारी ने कहा मुझे खुदा भी कहेगा मैं नवाज शरीफ का एतबार नहीं करूंगा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। आप चीजों को इस तरह से मिक्स हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं दूध का दूध पानी का पानी अवाम के सामने आ जाएगा। अपोजिशन की ज़हनी हालत खासी खराब है, इक़्तिदार की दूरी ने इनकी सेहत के साथ साथ इनकी ज़हनी हालत में बस मेरी एक गुजारिश है कुरैशी साहब, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होना जाकर प्लीज आप देख लीजिएगा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में आपके कितने वकला कहां गए, क्या क्या उन्होंने बातें, जो उनकी दरख्वास्तें थी, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ना तो वो नून लीग के वकील थे, ना ही पीपल्स पार्टी के, वो आप लोगों के काउंसिल थे। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि जो वजीर आजम ने चैलेंज दिया है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। बताएं कुरैशी साहब, आपके नजदीक क्या इलेक्शन कमीशन को ये चैलेंज कबूल करते हुए फौरी समाअत होनी चाहिए? अब ये देखिए, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इस पे कानून और आइन क्या कहता है। उन्होंने एक ऐसी बात की है कि सब लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की, उन्होंने महंगाई के पीछे, इल्जामात के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की। वो शख्स सच बोलता है, उसने सच्ची बात की है। मैं समझता हूं अपोजिशन के सारे लोगों को चाहिए आज स्टेटमेंट दें और इलेक्शन कमीशन को, इनके वकला कहें कि जी हम ये चैलेंज कबूल करते हैं, इसकी ओपन हियरिंग करें, पूरा पाकिस्तान इनको सुने। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नई हिस्ट्री होगी कि किसी केस की ओपन हियरिंग हो, 22 करोड़ लोग और पूरी दुनिया सुने, और टीवी पे नशर हो, टीवी पर नशर भी हो। बहुत बड़ा चैलेंज दिया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने, इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। इस वक्त आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो जल्द से जल्द फॉरेन फंडिंग के हवाले से, चाहे वो पीटीआई का हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातें, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, इसे कैसे सुनना है, कितनी समातें रखनी है। बट जैसे वजीर आजम कहते हैं, शुड बी ओपन टू द पब्लिक, ताकि फिर कोई इसकी नफी ना कर सके। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।